महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। चक दे इंडिया कितने लोगों ने देखी है? चक दे इंडिया कितने लोगों ने देखी? रेज योर हैंड्स। तो जब आप आर्टिसन हैं और आप HEPC के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमें अपने अपने स्टेट का क्राफ्ट बाहर बेचना है। तो हमें क्या करना है? हमें इंडिया का एक्सपोर्ट करना है, राइट? स्टेट वाइज तो इंसेंटिव्स हैं ही, स्टेट वाइज तो बहुत सारा सपोर्ट है ही, लेकिन हमारी सोच थोड़ी बड़ी रखनी है। और मेरी प्रेजेंटेशन में आपको यही बताया जाएगा कि आपकी जो कला है, जो आपका क्राफ्ट है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। थोड़ा गैप आता है क्योंकि वहाँ की एक्सपेक्टेशन, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के रहने वाले लोग वो हमसे अलग हैं। जैसे हमें कोई बोले कि चाइनीज़ चाउमीन खा लो, तो फ्रैंकली आप चाइनीज़ चाउमीन नहीं खा सकते। हमने उसको इंडिया में कस्टमाइज किया अपने हिसाब से, राइट? हम फ्राई करते हैं, मसाला डलवाते हैं, प्याज डलवाते हैं, तब जाके वो चाउमीन हम खा पाते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट ले जाए कोई भी, आप वहाँ नहीं खा पाएंगे। उनका तेल और उनका स्मेल ही ऐसा है कि हम नहीं खा पाएंगे उसको। तो सिमिलरली हमारे जब क्राफ्ट हम जब बना के बाहर बेचना चाहते हैं, तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। मैं प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट नहीं हुई, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे अभी। आपने उस क्लाइंट को नहीं देखना, या उस एक्सपोर्टर को नहीं देखना, या उस बायर को नहीं देखना जो आपसे खरीद रहा है। आपको किसको देखना है? एनी आंसर्स? आपको किसको फोकस में रखना जब आप अपनी क्राफ्ट को, अपने आर्टिसन की वैल्यू को कुछ बना रहे हो? किसको ध्यान रखोगे आप? एनी आंसर्स? जोर से बोलो। नहीं, किस इंसान को आपको ध्यान रखना है? कस्टमर, कंज्यूमर। दुकानदार नहीं खा रहा चाउमीन, या जिसने नूडल्स बनाए थे वो चाउमीन नहीं खा रहा है, या जो इंपोर्ट करके लाया था वहां से टेक्नोलॉजी, वो नहीं खा रहा है चाउमीन। कंज्यूमर चाउमीन खा रहा है। तो आपको उस देश के कस्टमर, कंज्यूमर का ध्यान रखना है। उसको क्या चाहिए? जो मेरा पैकेट खोल के वो सामान को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हम जैसे बाइंग एजेंट्स हैं, परचेजिंग मैनेजर हैं, हमारे बायर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, हम सिर्फ एक चैनल हैं, एक माध्यम है उस प्रोडक्ट को उस कंज्यूमर तक पहुंचाने का। लेकिन आपका कनेक्शन उस कंज्यूमर से है, जो बहुत हद तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप देखते भी हो। कितने लोग ई कॉमर्स पे बेचते हैं माला भी? Amazon, फ्लिपकार्ट, या बहुत सारे सैकड़ों वेबसाइट आ चुकी हैं। कितने लोग बेचते हैं अभी? एक भी नहीं है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, क्योंकि सीधा एक प्रोडक्ट को आदमी खरीदता है और घर पहुंच जाता है। B2B प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको फिर। तो अभी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हर क्राफ्ट बिकने लायक है। तो अगर आप इस रूम में आज बैठे हो, 10 मिनट आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, तो इस विश्वास से इसको देखना और इसको इतनी इंपॉर्टेंस देना कि यू कैन सेल। पिछले 30 साल में हमने लोगों को मिट्टी तक बेचते देखा है, तो आप तो फिर भी मिट्टी से कला बना रहे हो या किसी और मटेरियल से कुछ क्राफ्ट बना रहे हो। हाँ, नॉलेज नहीं होती है, चैनल नहीं पता होता है, गूगल मैप की तरह हमें पास वो टूल नहीं है कि हमें वो बता दे कि यशोभूमि कैसे पहुंचना है, तो यशोभूमि नहीं पहुंच सकते आप अंदाजा ही मारते रह जाओगे और कहीं भटकते रह जाओगे। तो वो टूल्स आपको यूज करने हैं, अदरवाइज एवरी क्राफ्ट इज सेलेबल एंड ऑफ एवरी कंट्री। आज यहाँ से एक लर्निंग लेके जाना कि मुझे रास्ता देखना है और मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा गर्व है कि मैं इसको जो बनाता हूँ या बनाती हूँ, मैं इसको सर्व कर सकता हूँ। आर यू रेडी? चलिए, कोई बताएगा क्या क्या बनाते हो आप लोग? एनीवन? यस, जस्ट लिटिल बिट लाउड, थोड़ा लाउड बोलिए। कोलर क्राफ्ट, गोल्डन ग्रास से क्या बनाते हो? गोल्डन ग्रास से, ओके। कहां से आती है वो? आपके खेत में गोल्डन ग्रास उगाते हो आप, और उसी से आप बैग बनाते हो? वाह। एनीबडी एल्स? हम लोग बैम्बू आइटम बनाते हैं सर, बांस में पूरा आइटम बनाते हैं। बैम्बू से बनाते हैं? कहाँ पे? अगरतला में। आप? मध्य प्रदेश में बैम्बू से बनाते हैं। क्या बनाते हैं बैम्बू से?
लैंप्स बनते हैं बैम्बू से। आप बैम्बू से क्या बनाती है मैम अगरतला में? लैंप सेट, मैट सेट, बहुत सारे आइटम, बहुत सारे आइटम है। बहुत सारे आइटम। चलिए। बाहर में काम भी सिखाता हूँ। कितने लोगों को बाइंग एजेंट्स वर्ड पता है यहाँ पे? ठीक है सर, मैंने बेम्बो का एक्सप्लेन देता है। वेरी नाइस। कितने लोगों को बाइंग एजेंट का वर्ड पता है? बाइंग एजेंट कौन होता है? मुझे यकीन नहीं मालूम होगा। देखिए, जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोई खरीदार है इसका, और अगर वो ओवरसीज बायर है कोई, तो वो कैसे लेगा आपका प्रोडक्ट? या तो आपको ढूंढेगा ऑनलाइन, आपसे फोन पे बात करेगा, ईमेल पे बात करेगा, और फिर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, सैंपल मंगाएगा, आपसे रेट की बात करेगा, आपसे ऑर्डर प्लेस करके वो माल ले लेगा। हिंदुस्तान में ये चैलेंज है कि इस तरह से आपको ढूंढना आसान नहीं है। चाइना में अलीबाबा है, क्योंकि सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा चाइना है। हमारे यहाँ अभी भी वो स्पेस खाली है कि हमारे पास इंडिया का अलीबाबा नहीं है कोई भी। कई लोग इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया इन सबको बोल देते हैं, लेकिन वहाँ पे आप जैसे लोग नहीं बैठे हैं। वहाँ पे कमर्शियल शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, चावड़ी बाजार चला गया, मंडी वाले लोग ज़्यादा चले गए, फैक्ट्रीज भी हैं वहाँ, लेकिन वो क्राफ्ट नहीं है वहाँ पे। तो दूसरा माध्यम क्या बचेगा बाहर के पास आप तक पहुँचने के लिए? वो किसी की मदद लेगा कि मैं इंडिया में किसको जानता हूँ, या इंडिया में ऐसा कौन काम करता है जो मेरे को उस क्राफ्ट तक लेके जाएगा या उस फैक्ट्री तक लेके जाएगा जहाँ मेरा माल बनेगा। उस इंसान को, उस लेडी को, उस आदमी को या उस कंपनी को हम बाइंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि हम बाइंग में उसकी हेल्प करते हैं। और एजेंट सब इसलिए आता है क्योंकि हमारा पैसा वो ऑर्डर के हिसाब से देता है कि बड़ा ऑर्डर होगा तो एक परसेंटेज पे देगा मेरे को। तो मैं वो काम करता हूँ पिछले 30 साल से, और हमारी जो फेडरेशन है उसमें सभी बाइंग एजेंट है। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो सारा विदेश में है। हम इंडिया में किसी भी आदमी, कोई आ जाए रिटेलर, कोई वॉलमार्ट भी आ जाए, रिलायंस भी आ जाए कि जी मेरे को आप फैक्ट्री से कनेक्ट कर दो, वो मेरा काम नहीं है। आप इंडिया में बैठे हो, आप खुद फिगर आउट करोगे। लेकिन जो बाहर बैठा है, स्पेशली डेवलप्ड नेशन में, यूके, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ इस सामान की वैल्यू है, वो हमें हायर करता है एज ए कंपनी कि आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको पे करूँगा, और मेरा सामान यहाँ बन रहा है, इसकी क्वालिटी, इसकी प्राइसिंग, इसकी नेगोशिएशन, इसकी पैकेजिंग, इनको नॉलेज नहीं भी है तो नॉलेज दो। क्योंकि 100 रुपये खर्च करके 100 रुपये का सामान चाहिए ना आपको। कोई ऐसा है जो 100 रुपये किसी दुकानदार को देता है, 90 रुपये का सामान लेके आता है? नहीं है ना। तो बायर भी जो है वो यही चाहता है कि मैंने अगर $100 दिए फैक्ट्री को, तो मुझे $100 की वैल्यू का सामान चाहिए। मुझे सस्ती क्वालिटी नहीं, घटिया क्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे डिले नहीं चाहिए, मुझे अभी 100 रुपये है, कल 110 कर दिया, नहीं चाहिए। आपने अपने आप ही ऐसे कंज्यूमर देखा होगा ना कि कल अगर आप आज ब्रेड लाए और कल आपका दुकानदार बोले सर कल तो 11 की थी, आज 12 की दूंगा मैं, तो कैसे चिढ़ मचती है आपको। और स्पेशली अगर आपने आगे बेच दी तो क्या करोगे आप? आपका तो वही मार्जिन था 1 रुपये। तो वो सब चीज़ों के लिए उस लॉस मिटिगेशन, जो सप्लाई चेन के रिस्क है, उसको मैनेज करने के लिए वो अपॉइंट करता है एक लोकल ऑफिस, लोकल एजेंट, लोकल पर्सन। इंसान एक सिंगल भी हो सकता है, बड़ी कंपनी भी हो सकती है। उस कम्युनिटी को बोलते हैं बाइंग एजेंट। तो हमारा सारा का सारा जो फोकस होता है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे होता है, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें ये देखना होता है कि 95% तो आदमी खुद कर लेगा, आपका क्राफ्ट अच्छा है, आपका वैल्यू अच्छा है, लेकिन सेलेबल नहीं है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू क्वालिटी, ड्यू टू क्वांटिटी। कुछ ऐसे क्राफ्ट हैं जो हम कहते हैं सर 50 ही मिल पाएंगे आपको। बोला यार मैं 500 ऑर्डर दूंगा तो क्या करोगे? 500 ऑर्डर सर मत पकड़ना, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 50 बनाने वाला वो 1 महीना ले रहा है, तो वो 500 बनाने में 10 महीने ले लेगा। चलो मैं कहता हूँ 8 महीने ले लेगा, तो 8 महीने आप वेट नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सप्लाई चेन में भी देखनी पड़ती है। उस स्मूथ जर्नी को किसी नुकसान से बचाते हुए उस माल को वहाँ तक पहुँचाने का काम हम खरीदते बेचते नहीं है। बाइंग एजेंट इज नेवर ए ट्रेडर। वी डोंट सेल एंड वी डोंट बाय। हम प्योरली कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, जिसको हम सोर्सिंग कंसल्टेंट भी बोलते हैं। वी कंसल्ट आवर कस्टमर, मेक श्योर कि हम लोग उसको सही जगह पहुँचा रहे हैं। वो नॉलेज आपके लिए एज एन आर्टिसन और एज ए एक्सपोर्टर वैल्यूएबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि मैं जब फैक्ट्री जाऊंगा तो मुझे जो गलती नजर आएगी आपके अंदर, या मैं एक यूनिट में जाऊंगा या एक क्राफ्टमैन के घर में जाऊंगा, तो मुझे वो जो कमी दिखेगी प्रोडक्ट में, मैं आपको बताऊंगा। तो वो किसी के फायदे की है कि नहीं है? फायदे की है ना। सर रेडी हो प्रेजेंटेशन के लिए? चलिए जब तक सवाल ले लेते हैं आपके। कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हो अभी तक जो सुना आपने? एनी क्वेश्चंस? मैम आप लैंप लेके आए था, आपका कोई सवाल नहीं है? आपको सब समझ में आ रहा है?
मेरा तो शुरू से हमारा जो सामान बनता है ना, हमारे यहाँ कोबर्स है, उसमें सामान सप्लाई करता हूँ और बिजनेस में मेला में आता हूँ। तो आप लोकल सप्लाई करते हो अभी? बाहर का भी कुछ इधर का, जैसे गुजरात का, पंजाब का, तो आप लोकल सप्लाई करते हो? हाँ, उसे आप कभी डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं किया है, करना चाहते हो? करना चाहता हूँ। तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे फिर आप कि मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगी? क्योंकि अभी आप लोकल सप्लाई दे रहे हो तो सामने कोई ना कोई इसको एक्सपोर्ट के लिए भी बना रहा होगा। हो सकता है वो नहीं बना रहा जो आप दे रहे हो, लेकिन कहीं और तो बन रहा है। अगर आप लाइटिंग की इंडस्ट्री देखोगे, ओवरऑल वर्ल्ड में नंबर 3 पे आती है वो। लाइटिंग इंडस्ट्री का हम जब बोलते हैं, इसका मतलब कितनी लाइटिंग का सामान बिकता है। तो सबसे पहले आता है फर्नीचर, क्योंकि हाई वैल्यू होता है और बहुत लोग घर बदलते हैं, तो फर्नीचर सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में आता है। सेकंड आता है एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड आता है लाइटिंग। तो अगर आप लैंप बना रहे हो तो आप उस इंडस्ट्री में जो पूरे संसार में तीसरे नंबर पे आती है खरीदने बेचने में। तो आपने इंडस्ट्री बहुत अच्छी पकड़ी हुई है। चलिए सर, आप प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है तो मैं वैसे स्टार्ट कर दूं? आ रहा? ओके, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। मैंने शुरुआत तो इंजीनियरिंग से की थी, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है, वो 3 इडियट्स में बोला कि जो पैशन था वो फॉलो नहीं किया। फादर ने बोला इंजीनियर बनना है, भाइयों ने बोला इंजीनियर बनना, बन गए। लेकिन अगले साल में पता लग गया कि इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। मैं 3 इडियट्स कम से कम 25 बार देख चुका हूँ। तो मैं चला गया इंटरनेशनल बिजनेस, जो मेरा पैशन था। उसके बाद मैंने इंडिया में बहुत काम किया। यूएसए की मार्केट मुझे 2002 में पता लगा। मैं पहली बार बाहर जब उड़ा तो सीधा कनाडा उतरा तो देखा यार तो नया ही देश है, तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। इंडिया में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं, बट एनीवे वो बहुत लंबी स्टोरी है। मेरे यूट्यूब पे जाके आप बहुत कुछ देख सकते हो। 30 साल हो गए मेरे को आज। मैंने आपकी तरह, जैसे आज आप यहाँ बैठे हो, मैं भी कहीं बैठ के मैंने सेमिनार में ही समझा था कि ये मार्केट मेरे लिए है, मुझे इस मार्केट में अपने पैर जमाने हैं। तब सोच के मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के एक्सपोर्ट का डिप्लोमा लिया, अंडरस्टैंडिंग बनाई कि एक्सपोर्ट होता कैसे है। 1 साल मुझे आज भी याद है। हमारे मेंटोर हैं मिस्टर दुग्गल जी, अभी जेमजिन ज्वेलरी काउंसिल में वो डायरेक्टर भी हैं, वो मेरे आज भी मेंटोर हैं। मैं बात कर रहा हूँ 94 की, 30 साल पहले। तो 1 साल का उन्होंने डिप्लोमा कराया कॉरेस्पॉन्डेंस का। फिर इसी ईपीसीएच के मेरे को एक बूथ में उन्होंने जगह दी कि चलो अपना सामान लेके आओ यहाँ पे और देखो कैसे बाइंग होती है, बायर कैसे आके बात करते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। मैंने भी क्राफ्ट बेचा है, मैंने राजस्थान का क्राफ्ट बेचा है, मैंने यूपी का बेचा है, मैंने अल्मोड़ा जाके कॉपर के भी मैंने सामान बेचा हुआ। तो मुझे कोई कह दे क्राफ्ट नहीं बिकता तो मैं उससे घंटों बहस कर सकता हूँ, क्योंकि बेच चुका हूँ और मैं आज भी बेच रहा हूँ। और हमारे कुछ बाइंग एजेंट अगर आ गए होंगे इस रूम में, तो उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो आज भी क्राफ्ट बेच रहे हैं, और ऐसा क्राफ्ट बेच रहे हैं जो कि डिप्लीट हो चुका है, मतलब वो रिवाइव कर रहे हैं उसको और वो बाहर बेच रहे हैं। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आप बना रहे हो, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एज ए कंसल्टेंट में काम करता हूँ। बड़े बड़े स्टार्टअप्स हायर करते हैं। जहाँ आप क्रॉस बॉर्डर कुछ समझना चाहते हो वो मेरे को अपने आप पकड़ लेते हैं। लिंक्डइन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग पूछ के आते हैं वहाँ पे। और मैंने आपको बाइंग एजेंट का बता ही दिया कि बाइंग एजेंट कौन होते हैं। तो ये हमने फेडरेशन जब बनाई थी उससे पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी। आप तो फिर भी बहुत फॉर्चुनेट हो कि आर्टिसंस के पास कोई प्लेटफॉर्म तो हैं, हमारे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं था कोई। कैन यू इमेजिन कि बाइंग एजेंट 50 साल से हैं इंडस्ट्री में और कोई एसोसिएशन नहीं उनकी। तो हमने 2016 में इसको इनिशिएटिव लिया और आज हम पैन इंडिया हैं और हम ऐसे कुछ इनिशिएटिव में हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए नया आर्टिस्ट एक नया एक्सपोर्टर बनता है वो मिलने बेनिफिट है। मैं एक नई प्रोडक्ट को लेके आ सकता हूँ मार्केट में जो मेरे कस्टमर के लिए सही होगी। सर नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग। मैंने छोटा सा आपको फैक्टर दिया था, कस्टमर। आपका क्राफ्ट अच्छा है, क्यों नहीं बिक रहा उसका कारण ये नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं है या वो किसी के यूज का नहीं है, आप अपने कस्टमर को ढूंढ नहीं पा रहे हो। एक फैक्टर वो भी होता है, क्योंकि हमने महंगे से महंगा सामान बिकते देखा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकता हूं मैं, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स। कितने लोग, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ 50% तो पीते ही होंगे। वो पीने की चीज नहीं है, फ्री पीते हैं, क्योंकि उसने कस्टमर बना लिया आपको। उसने ब्रांडिंग ऐसी की कि आप पीते हो, 2 रुपए का सामान 10 रुपए का मिलता तो ही पीते हो। तो प्राइसिंग पे आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूं और इससे मिनिमम तो कॉस्ट आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब
एक बेंचमार्क बन गया आपके पास कि मेरा सामान 20 रुपए से कम तो बनेगा ही नहीं, जितनी भी ताकत लगा लूंगा। तो आपको फिर अपने मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऐड करते हुए लोकेट करना है कि ठीक है जी, मेरा प्रोडक्ट तो वही खरीद सकता है जो 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब 50 रुपये का कौन खर्च, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20-50 इज जस्ट ए नंबर। आपको फिर वहाँ बैक इंजीनियरिंग करनी है कि 50 रुपये का कस्टमर, मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, किसने बोला मेरे 500 रुपये का लैंप है, तो क्या 500 रुपये का लैंप आप वीकली बाजार बेच सकते हो? वीकली बाजार मालूम है ना सबको, जो मंगलवार बाजार, बुधवार बाजार, आप खड़े हो जाओ 500 रुपये का लैंप लेके, वो खरीदेगा वहां पे? क्यों? क्योंकि वहां कस्टमर ही 50 रुपये के लैंप के लिए आ रहा है। तो आपको पहले वो सेगमेंट ढूंढना है कि मेरा कस्टमर कहाँ है जो मेरी वैल्यू जानता है। और वो ऐसे लोग हैं, मैं बार बार इसे इंसिस्ट करूंगा, ये मत समझना कि नहीं है, ऐसे कस्टमर हैं, आपको सिर्फ ढूंढना है। और सरकारी एजेंसियां, हमारे जैसी संस्थाएं, वहां जाके पूछिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको प्राइसिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट डिमांड, कंपटीशन, ये सारी चीजें, परसीव्ड वैल्यू, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे प्राइस की। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपको देखनी पड़ेगी। ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो सकती है, वैल्यू बेस्ड हो सकती है। वैल्यू मतलब हो सकता है आपके क्राफ्ट में कुछ नहीं है, लेकिन अभी कल बात कर रहे थे किसी से, अगरतला से वो सामान लेके आते हैं। डोंट सेल योर प्रोडक्ट, सेल योर स्टोरी। इंडियन आइडल कौन देखता है? अभी करंट इंडियन कौन देख रहा है? आपने वो याद है कि नॉर्थ ईस्ट का लड़का आया हुआ है, आई डोंट नो अगरतला से है, कहाँ से, जो बिल्कुल पहाड़ियों से आया हुआ, वो जहाँ 3 दिन लगे वहां पहुंचने में उनको, उसके घर जाने में। वो क्या बेच रहे हैं? वो उसकी सिंगिंग नहीं बेच रहे, वो उसका रिमोट एरिया से उठ के आना और बॉम्बे के स्टेज पे इंडियन आइडल पे सिंगिंग करना, वो बेच रहे हैं। आप अपनी स्टोरी बेचिए, उसको वैल्यू बनाइए कि मेरा क्राफ्ट, जैसे वो भाई साहब ने कहा पानी से निकलता है, उन्होंने बोला, वो मैडम आपने क्या बताया था, सी ग्रास, आप खुद उगाते हो उसको, वो आपको वो स्टोरी बेचनी है, आपको सी ग्रास से बना हुआ सामान नहीं बेचना। तो आपका फोकस वहां होना चाहिए कि मेरी स्टोरी कौन खरीदेगा, मेरा प्रोडक्ट तो अपना बिक जाएगा बाद में। ठीक है, तो वैल्यू बेस का मतलब ये होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग प्राइसिंग, ये सब चीजें बहुत डेप्थ में जाने वाली बात है, इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज भैया, नेक्स्ट। ये सारी चीजें, इनकी सब संस्थाएं हैं आपके पास। HEPC बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना समय लगा रहे हैं इस कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए। तो उनके ऑफिस जाइए, उनके वहाँ लोगों से मिलिए, जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव सरकार के उनके थ्रू आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ सीखनी है कि मेरे को इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, मेरे को सिखाइए, मुझे गाइड कीजिए कौन कर सकता है इसको। फाइनेंस है, प्राइसिंग में फाइनेंस बहुत काम आता है, बहुत सारे इंसेंटिव सरकार देती है हमें तो, बल्कि मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश इज द ओनली स्टेट विच इज गिविंग मैक्सिमम इंसेंटिव टू एक्सपोर्टर्स। 10% का मार्जिन तो हम ऐसे सोचते हैं हम होगा, 10% के आसपास तो इंसेंटिव मिलते हैं उनको। तो जब प्राइसिंग करते हो तो वो चीज़ें भी काउंट होती हैं। ड्रॉबैक आता है, एक्सपोर्ट करते हो, GST रिटर्न आता है, इनपुट क्रेडिट आता है, बहुत सारी सरकार की इंसेंटिव ऐसे हैं जो आपकी पैकिंग यूनिट खोलने में आपको इंसेंटिव मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको ज्ञान से मिलेंगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ इसको तलाशने, और अब सब अवेलेबल है। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव ए डिजिटल इंडिया नाउ, बहुत सारा ज्ञान तो ऑनलाइन अवेलेबल है, सबकी वेबसाइट अवेलेबल है। लोगों से जाके मिलिए और बात कीजिए और पता लगाइए कैसे होगा ये, और हैं ऐसी चीज़ें। नहीं, कॉस्टिंग नहीं, आप कॉस्ट, मैं बोल रहा ना, आप वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहाँ इंसेंटिव स्कीम्स आएंगी ना, तो इंसेंटिव स्कीम्स को इनबिल्ड करके सोचो कि ये इंसेंटिव स्कीम अगर मैं इनबिल्ड करता हूँ, फॉर एग्जांपल ड्रॉबैक आता है, तो मैं भी एज ए बायर जब आपसे नेगोशिएट करूंगा ना, तो मुझे मालूम है कि मुरादाबाद से अगर मैं ब्रास बेच रहा हूँ तो आपको 3-5% का ड्रॉबैक है, और मुझे आपसे वॉल्यूम का माल खरीदना है, तो मैं बोलूँगा भाई साहब को बताओ 3% तो कम हो जाएंगे, ड्रॉबैक मिल रहा है आपको। तो आपने ड्रॉबैक तो लिया ही नहीं हुआ, तो आप मुझे मना कर दोगे, आपको मालूम नहीं ड्रॉबैक क्या होता है, मुझे मालूम है, तो आप क्या बोल रहे सर मैं तो नहीं 3% कम करता, तो मैं आपसे उठ के इनके पास चला जाऊँगा, क्योंकि इनको पता है 3% में कहाँ से निकालूंगा। तो आप इंसेंटिव की नॉलेज लीजिए कि मेरी कॉस्टिंग में इंसेंटिव में कहाँ बिल्ड करूँ।
कुछ स्मार्ट फैक्ट्री सिर्फ इंसेंटिव्स को प्रॉफिट बनाती है, बोली सर ऐड कॉस्ट में भेज दूंगा मैं तो। क्यों? क्योंकि सामान बहुत भारी है उसका और उसका इंसेंटिव किलो से आता है। तो कहता है जी बाहर को बोलो किलो से माल ले ले मेरे से। तो ऐसे भी मुरादाबाद में फैक्ट्री हैं जो किलो से माल बेचती हैं और वो कहती है सर 200 रुपये 600 रुपये किलो बेचना है ना, आप वजन कर लो, उठाओ एक कंटेनर मेरे पास से, क्योंकि उसको मालूम है इंसेंटिव कहाँ से लूंगा, अपने ड्रॉबैक से, वो मेरा प्रॉफिट है। और बाहर लाइन लगा के माल खरीद रहे हैं उससे, क्योंकि एक अकेला इंसान ऐसा है जो कहता है जी किलो से माल ले लो। 50 एक्सपोर्टर है मुरादाबाद के जो बोलते हैं सर वो साइज ले लो, शेप को देख लो, परसीड वैल्यू देख लो ना, मैं तो किलो से बेच रहा हूँ। क्यों? उसने मॉडल ऐसा बनाया हुआ अपना। ठीक है, तो वो कॉस्ट आपको पता लगेगा इंसेंटिव कौन कौन से हैं और मैं उनको कहाँ तक बिल्ड कर सकता हूँ। HEPC जिन्होंने मुझे आज भेजा है रिप्रेजेंट करने, किसी भी एक्सपोर्ट काउंसिल, कोई भी एक्सपोर्ट काउंसिल होगी, आप वहाँ विजिट कीजिए, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट विजिट कीजिए, उनसे बात कीजिए। जो चेयरमैन हैं, जो वाइस चेयरमैन, जो हर साल जो लीडर बनते हैं, उनका काम यही है कि नई लोगों को ऐड करना काउंसिल में और एक्सपोर्टर बनाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो प्रमोशन ही नहीं होगी एक्सपोर्ट की तो काउंसिल किस चीज की होगी, राइट? एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या आती है? जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर है उसका और काम बढ़ जाए और जो एक्सपोर्ट नहीं जानता उसका काम एक्सपोर्ट में आना चाहिए। ठीक है, अभी आपने मेंशन किया कि इसमें जीएसटी और इस टाइप के और अलग टैक्सेस आते हैं जिनका आपको बेनिफिट मिलता है। इनपुट क्रेडिट आपको एडजस्ट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में टैक्सेस कभी एक्सपोर्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना आप। तो कोई भी टैक्स आपका अगर लगा हुआ है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा द मोमेंट यू एक्सपोर्ट इट, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। किसी भी देश में, पूरे वर्ल्ड में टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होते। मान लो मैं अमेरिका में किसी को बोलता हूँ जी मेरे को 1 घंटे का ज्ञान दे दो, मैं आपको $200 देता हूँ, तो बोलेगा सर $200 प्लस वैट है जी। तो वैट एक अमेरिकन देगा उसको, पर जो वो मुझे इनवॉइस करेगा इंडिया में तो मैं सिर्फ $200 दूंगा, मैं वैट नहीं दूंगा उसको, क्योंकि उसने मुझे सर्विस दी है, क्योंकि मैं आउटसाइड ऑफ यूएसए हूँ, तो मैंने उसको $200 दिए, तो उसने एक्सपोर्ट की सर्विस अपनी और मुझे ज्ञान दिया, तो मैं उसका क्लाइंट आउटसाइड यूएसए बन गया ना। तो टैक्सेस कभी एक्सपोर्ट नहीं होते। तो ये बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें जो आपको काउंसिल से पता लगेगी। पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हो और अगर आइटम ब्रेक हो गया तो कस्टमर तो हो गया, शायद पैसे भी नहीं मिलेंगे, अगली बार तो आएगा नहीं। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आज की डेट में ई कॉमर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स में अमेजोन जैसे स्पेस पे पैकेजिंग को लेके ही आपका स्टोरेज स्पेस भी काउंट करते हैं। तो उनकी बड़ी सेट नॉर्म होती है कि इस पैकेट को इतना ही बनाना, आपने इतना भी कर दिया तो अब वो इस ब्रैकेट में जाएगा। तो आपका पैकेट तो इतना बड़ा है लेकिन जाएगा इस ब्रैकेट में, तो ये एक्स्ट्रा पैसे कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है। आप तो चार्ज करोगे उसको कि भाई इतना पैसा लगे मेरे स्टोरेज में, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट महंगा किसका हो गया? आपका हो गया। तो ये फाइनल चीज़ है कि पैकेजिंग क्या होनी चाहिए। स्पेशली अगर आपका क्राफ्ट है और आपने कस्टमर लोकेट कर लिया कि जी मेरा क्राफ्ट तो 500 रुपये से कम नहीं खरीद सकता कोई, लेकिन क्राफ्ट की वैल्यू 5 रुपये की नहीं है, तो 500 में बेचोगे कैसे उसको? तो स्टोरी के साथ उसको वीव करो, बहुत शानदार पैकेजिंग लेके आओ। हो सकता है 15 रुपये की पैकेजिंग पड़े, आपका क्राफ्ट 5 रुपये का हो, कोई बात नहीं। ज्वेलरी बिकती है ना, बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी आती है हैंडमेड जो 5 रुपये की नहीं पड़ती, लेकिन 15 रुपये के डब्बे में उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करके, उसकी प्रमोशन करके, स्टोरी बेच के 50 रुपये की बिकती है, लोग खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं। आप चले जाओ किसी रिटेल स्टोर में, जो अच्छे हाई एंड रिटेल स्टोर है, वहाँ देखिए क्या बिकता है। स्पेशली जो क्राफ्ट का रिटेल स्टोर होगा तो बेच वो ही रहा है जो दिल्ली हाट मिल रहा है, या किसी हाट में मिल रहा है, या किसी वीकली बाजार मिल रहा है, लेकिन उसने पैकेजिंग को इतना बढ़िया बना दिया, उसने परसीव्ड वैल्यू ऐसी बना दी कि भैया हाँ ये 50 रुपये का होगा, मैं 50 में ही लूंगा, आप मुझे इसको 25 करोगे नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं 50 रुपये का कस्टमर हूं, मैं 25 रुपये का सामान खरीदूंगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात ना? जिसकी जेब में पैसे होंगे और जो अफोर्ड कर सकता है एसयूवी, वो वैगनआर लेगा, नैनो लेगा? नहीं लेगा ना, क्योंकि उसके वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नैनो क्यों लूंगा मैं जब मेरे पास एसयूवी चलाने के पैसे हैं? तो एसयूवी लेगा वो। आपको कस्टमर देखना है कि मेरा कस्टमर कहाँ है, और वो पैकेजिंग से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो।
प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें आपको काउंसिल से मिलेंगी। किसी भी एक्सपोर्ट काउंसिल से आप ये पूछ सकते हो। प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा, HPC से आप ले लेना, इसको रेफरेंस देके भी जा सकते हो कि सर मुझे ये समझना है कैसे होगा मेरे साथ, मेरा प्रोडक्ट तो ये है। वो लोग ना कर पाए हेल्प, यू कैन कम टू FBA, विल टीच यू, वी हैव ए मेंटरिंग प्रोसेस एंड वी कैन डू दिस फॉर यू। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जैसे मैंने बोला ना, जब मैं इंजीनियर होके 4 साल इंजीनियरिंग करके सिविल की वो भी, और मुझे एक्सपोर्ट का नहीं पता था, तो मैंने पहले 1 साल डिप्लोमा ही किया अपना। इन चीज़ों के सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, EPCH भी कराता है। सॉरी, नहीं, 2 चीजें हिंदुस्तान में विदाउट एज लिमिट है। मुझे पहली बताओ, दूसरी मैं बताता हूँ। पहली कौन सी है? नहीं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन की एज होती है कोई? नहीं होती। ऐसे एक्सपोर्ट बिजनेस करने की कोई एज नहीं होती। ये सब सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कभी भी कर सकते हो आप। सर्टिफिकेट कोर्स करना है, क्योंकि डिप्लोमा वगैरह करने का आपके पास टाइम होगा। वो यंग बच्चे तो कर सकते हैं जिन्होंने अभी कैरियर बनाना है, लेकिन जो 35, 40, 50 पार कर चुके हैं, अब उनको एक्सपोर्ट सीखना है। अब सर्टिफिकेट बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी आज की डेट में, फिजिकल कोर्स भी है, ठीक है, वो आपको अपनी मेरिट पे देखना है। बहुत सारे एडुटेक कंपनी आ गई जो सिखाती हैं, आप गूगल कीजिए भाई मुझे ऑनलाइन एक्सपोर्ट सीखना है, किसी कोच से भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कोच से, क्योंकि उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पता लग जाएंगी। नेक्स्ट, हाँ, एक में भैया पीछे करने में, इसमें ट्रेड एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट में। हो सकता है आपका क्राफ्ट किसी स्टेट, किसी कंट्री में उन्होंने प्रेफरेंशियल उसमें डाला हो कि हम तो प्रेफर करेंगे कि इंडिया से ये सामान लेके आएंगे। जैसे आपने टर्की का बूथ देखा होगा हमारे यहाँ, इसी यहीं लगा हुआ टर्की का बूथ पीछे बाहर निकल के, तो इसका मतलब हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है टर्की गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ, हिंदुस्तान की, जिसमें हम लोग उनका सामान ये डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपको भी जानना है कि कोई ऐसे कंट्री से ट्रेड एग्रीमेंट, वो काउंसिल से पता लगेगा, एक्सपोर्ट काउंसिल से, कि कौन कौन से देश में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है जहाँ मेरे प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, चाहे वो डिस्प्ले लगाने के लिए हो, चाहे वो माल मैं एक्सपोर्ट करूँगा वहाँ पे ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। चाइना इतना बड़ा कैसे बना? क्योंकि उसने USA के साथ टाई अप किया पिछले 30 साल, जब तक ट्रंप नहीं आया था, कि उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली हुई थी चाइना को, प्रेफर्ड पार्टनर। ये भी एक पॉलिटिकल लॉजिक है। वो प्रेफर्ड पार्टनर बोल के इतना माल उसने बेच दिया कि आज वो अमेरिका सोच रहा है कि ये बड़ा बन गया, मैं छोटा हो गया। तो वो आपको जानना जरूरी है अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्राफ्ट तो हिंदुस्तान में नहीं है ना, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, मगर आसपास ही देखोगे वियतनाम, फिलीपींस, अगर एशिया को देखो तो 25 कंट्री हैं। तो आपके प्रोडक्ट को मैं क्यों बेनिफिट दूंगा? तो मे भी आप उस मार्केट को पकड़ सकते हो। और एक ही मार्केट बहुत होती है, जरूरी नहीं पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है आपने, एक ही मार्केट है, उसी से इतना माल बेच जाएगा, बहुत है। ओके, नेक्स्ट भैया, ये अगेन कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप लाइटिंग कर रहे हो, आप सी ग्रास में कोई फूड का आइटम कर रहे हो जिसमें फूड खाना खाया जाता है, कोई भी बॉडी टचिंग पार्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा, ज्वेलरी है जैसे, या खाने का सामान जिसमें हम खाना रखते हैं, या लाइटिंग का प्रोडक्ट है, या कोई भी सेफ्टी का प्रोडक्ट है, वहाँ बहुत तगड़ी कंप्लायंस होती है। और वो एक तरह से बॉटलनेक भी है और आपका एडवांटेज भी है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में वो कंप्लायंस लगे ही ना, नेचुरल चीज़ है, उसमें क्या कंप्लायंस लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट कंप्लायंस की जानकारी लेना। अगेन, वेयर विल यू फाइंड इट? एक्सपोर्ट काउंसिल। और व्हेन यू डू ए सर्टिफिकेट प्रोग्राम, लर्न फ्रॉम दोज टीचर्स एंड मेंटर्स। फैकल्टी से क्वेश्चन करो, मैं ये प्रोजेक्ट लेके जा रही हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स इसलिए किया है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, आप बताओ इसमें क्या क्या लगेगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। क्वालिटी काउंसिल भी हमारे पास है, उनसे पूछ सकते हो। पैकेजिंग, आई थिंक देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पैकेजिंग काउंसिल समथिंग, पैकेजिंग की भी हमारे पास इंडिया में बहुत कुछ हम लोगों ने बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूशन बहुत बनाए हुए हैं, हम यूज़ नहीं करते उनको। हम सोचते हैं वहाँ जाएंगे, सरकारी लोग बैठे हैं, कोई जवाब नहीं देगा। अरे आप परसिस्ट करो ना यार, सब मिलेगा आपको। हमारे पास भी कोई आदमी आएगा तो 10 बार मिनट टकाते हैं उसको, तो चल ठीक है, बहुत हार्ड आ रहा तो पूछ ले भैया। तो यू नीड टू बी परसिस्टेंट। नेक्स्ट, मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी हमने आपको शुरुआत में थोड़ा ज्ञान दे दिया कि आपको अपना कस्टमर लोकेट करना है, कंट्री लोकेट करनी है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा संसार में बेचोगे, आप एक मार्केट पकड़ो, थोड़ा गूगल करो, आजकल तो इतना कुछ आपके पास अवेलेबल है।
मैं अपनी स्टोरी नहीं शेयर कर सकता, बहुत लंबी स्टोरी है। हम लोग तो, हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था, 94, 95, 96 में जब मैं एक्सपोर्ट में शुरू हुआ था तो इंटरनेट भी नहीं था वहाँ पे। तो हम इतना पता लगता था भाई अमेरिका से बाहर आ रहा है, वो गार्डन का आइटम चाहिए। अब हमें तो पता नहीं गार्डन का आइटम अमेरिका में बिकता कैसे है। तो इंटरनेट उस टाइम वो डायल अप वाला इंटरनेट होता था, वो टेलीफोन के साथ कनेक्ट होता था, उसको आप ट्रैक्टर की आवाज़ आएगी, फिर वो आएगा कंप्यूटर पे खुलेगा आपके। 96 में मैंने पहले कंप्यूटर लिया था। मैं DOT में, मेरा दोस्त था एक डिपार्टमेंट टेलीकॉम में, उसके ऑफिस जाके इंटरनेट यूज़ करता था। क्या मेरे को USA की साइट खोल के दिखा, उसमें वो गार्डन के प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं, होता क्या है गार्डन का प्रोडक्ट अमेरिका में। तो पता लगा जी कि वो बहुत हल्का सामान है, बहुत सस्ता सामान है, ये चीज़ें वो चीज़ें बना के खड़े हुए ऑर्डर आ गया। क्योंकि मैंने वो कस्टमर देख लिया कि वो वहाँ खरीदते क्या है लोग। और फॉर्चुनेटली था कि वो एक कैटलॉग कंपनी थी उस टाइम की, ऑनलाइन कंपनी आज भी है, तो उनकी वेबसाइट से पता लगे ये बेचते हैं ये लोग। तो ये आपको बहुत ज़रूरी जानना है कि आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप किसको बेच रहे हो सामान। मुझे याद है अभी भी एक कॉन्फ्रेंस में गया था US में, वहाँ पे एक NGO आई थी जो कि सिर्फ NGO बेस्ड लोगों से सामान लेती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कहते हैं मुझे कोई फैक्ट्री चाहिए ही नहीं, और आपके पास कोई NGO है स्पेशली वुमेन एम्पावर्ड, जिसमें सारे के सारे वुमेन एम्पावर्ड है, हम उनकी ज्वेलरी खरीद लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक। मेरे लिए वो शॉक था कि जो मैं आज सोचता हूँ कि हाँ ये तो बड़ा कॉमन हो गया, वो 15 साल पहले कर रहा है। अमेरिका में कंपनी है एंड देयर ऑल्सो NGO, दे आर सेलिंग। यहाँ पे हमारे एक माइंग एजेंट आज शायद आई नहीं आई अमेरिका से, उन्होंने बोला था मैं आऊंगी, उनकी बायर भी यही कर रही है। नाउ शी इज गेटिंग इनटू टॉप मोस्ट द नोन ब्रांड ऑफ US, जिसके पास कस्टमर SUV वाला जाता है, उस स्टोर में इंडिया का क्राफ्ट जा रहा है। ये बोल के जा रहा है कि वो क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट बना हुआ है, किसी औरत ने घर में बनाया उसको, और वो उस स्टोर में बिक रहा है थ्रू दिस बाइंग एजेंट एंड थ्रू द बायर। एंड शी, वो आज भी यहीं इसलिए आई हुई है कि मेरे को ऐसी फैक्ट्री बताओ, ऐसे लोग बताओ जो इनका प्रोडक्ट कम से कम 60-70% तो ऐसा हो हम बेच सकते हैं, 100 पे हम ले आएंगे अपने आप उसको फैक्ट्री जाना ही नहीं है। ठीक है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका ज्ञान सारा कंसोल से मिल जाएगा। लॉजिस्टिक्स कैसे है, फ्रेट फॉरवर्डर मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कैसे आपका माल ट्रक से जाएगा, कंटेनर में जाएगा, कौन बेचेगा, ये सारी जानकारी जब आप तैयार हो जाएंगे, जब कस्टमर आपके हाथ में आ जाए, मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स में मुझे कैसे करना है। एंड देयर आर इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल टुडे कि मुझे वो करना कैसे, स्पेशली यूट्यूब जाके कुछ भी डालो कि एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक कैसे होता है, आपको देखो 50 वीडियो आ जाएगी स्पेंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज रीड। कितने लोग यहाँ किताबें पढ़ते हैं? 2, 3, 4, 5, मेरे ख्याल से 100 लोग बैठे हैं यहाँ पे। ओनली 5% रीड द बुक्स। भाई पढ़ो, क्राफ्ट तो बिजनेस हो गया ना, इसको कहाँ से बड़ा करोगे? तो प्लीज रीड, स्पेंड टाइम ऑन क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, कुछ लोग हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि हमारा काम हो गया, नहीं, प्लीज रीड बुक्स। सर नेक्स्ट, कोई रिकमेंडेशन बुक की? आपको देखना है। अच्छा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं हमेशा मेरा वाइट क्लियर होना चाहिए कि मुझे किताब क्यों पढ़नी है। आप जैसे मैंने बोला किताब पढ़ो, आपके दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए मुझे किताब पढ़नी क्यों है, ये क्यों बोल रहा है किताब पढ़ने के लिए। तो मैं किताब इसलिए नहीं पढ़ने को बोल रहा कि आपको बिजनेसमैन बनना है, मैं किताब इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि वो एक आपका स्ट्रेस ब्रेकर है, वो आपको वो होराइजन दिखाता है जो आपने देखा ही नहीं है। स्पेशली अगर वो किसी फॉरेन कंट्री का राइटर है, फॉरेन कंट्री की स्टोरी है, तो आपको जानने को मिलता है, और वो बेसिकली आपके माइंड को खोल देता है। आप कोई भी किताब पढ़ के देखना ना, आप विजुलाइज करना, एक किताब पढ़ना और मेरी बात याद रखना, क्या यार भाई साहब ने सही बोला था यार। और आधा घंटा पढ़ो, जरूरी नहीं है किताब एक दिन खत्म करनी है, आधा घंटा बहुत होता है। तो ओनली फॉर योर एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉट अबाउट बिजनेस की मुझे इससे बिजनेस मिलेगा या कैसे मिलेगा, वो किताब अलग होती है। वो फॉलो योर पैशन है, वो कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है, रोमांस अच्छा लगता है, फिक्शन अच्छा लगता है, क्राइम अच्छा लगता है, रीड बुक्स। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेशन वो हम बात कर चुके हैं। कंज्यूमर को जानना पड़ेगा आपको कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है। हैंडमेड ज्वेलरी मेरी कौन खरीद सकता है? अगर आप चाहोगे कि आपकी हैंडमेड ज्वेलरी श्रीलंका बिक जाए, बिकेगी? या बांग्लादेश बिकेगी? हिंदुस्तानी साड़ी बिकेगी बांग्लादेश में? नहीं बिकेगी। बिकेगी तो एक लोकल चैनल के थ्रू बिकेगी, क्योंकि बांग्लादेश में खुद ही इतनी साड़ियाँ होती हैं। तो
आपकी अगर कोई क्राफ्ट की अच्छी बढ़िया बनारसी साड़ी या कोई और क्राफ्ट की साड़ी है तो वो बांग्लादेश आपकी मार्केट नहीं है, श्रीलंका मार्केट, नेपाल आपकी मार्केट नहीं है, आपकी मार्केट यूरोप या यूएस है। तो वो सेंसिटिविटी देखनी पड़ेगी आपको, एडेप्टेशन देखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिटी हेल्पिंग कम्युनिटी। आप प्लीज अपने एसोसिएशंस के पास जाइए, अपने लोगों के पास जाइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। जो आपकी आसपास अच्छा सक्सेसफुल क्राफ्टमैन है उसके साथ बैठिए, बोलिए यार आधा घंटा दे दीजिए, हमें थोड़ा समझा दीजिए आप कैसे बड़े बने, आपने रास्ता क्या लिया था। और वहाँ मैं कहता हूँ यूट्यूब भी वॉच कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आपको टाइम देंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो स्टोरी देख लीजिए। मैं आज सुबह उनका आई डोंट रिमेंबर द पर्सन नेम, उसकी स्टोरी समझ रहा था कि उसने कैसे बिजनेस बनाया। तो पूरी जर्नी अपनी आधे घंटे की पॉडकास्ट में दी हुई है उसने। तो वहाँ से भी सीख सकते हो, वो रियल लाइफ दे रहा है अपने कि मैंने कैसे कैसे किया। जैसे मैं अपनी यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है हुज लोकेश पराशर, तो मैंने पूरी जर्नी शेयर की हुई 8 मिनट में। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान यहाँ कैसे पहुँचा। तो वो चीज़ें आपको देखनी है कम्युनिटी हेल्पिंग कम्युनिटी में। बिल्ड ए फॉर्म ए ग्रुप, बहुत सारे हैं। डन। एनी क्वेश्चन? वैसे हम क्वेश्चन बहुत ले चुके हैं। और कोई सवाल है आपके? ये क्यूआर कोड है लिंक्डइन का, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। लास्ट स्लाइड में व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है, क्योंकि इंडिया में क्यूआर कोड बहुत चलता है। ठीक है, डू रिमेंबर मी, वी आर ओनली बेटर व्हेन वी टुगेदर। ठीक है, एक्सपोर्ट, जहां मैंने सुबह स्टार्टिंग से बात की थी, एक्सपोर्ट होते हमें इंडिया समझना है कि हम सब भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र, आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, वहां से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो हमारे अपने अपने स्टेट है, लेकिन एक्सपोर्ट हम कहां से कर रहे हैं? लाउडली, हम एक्सपोर्ट कहां से कर रहे हैं? अरे यार पैशन ही नहीं है आप लोगों में। भारत से। थैंक यू।